मर्द कुछ भी करे वो सब पहले से मर्दों ने किया हुआ होता है। आप लड़ते लड़ते मर गए, मरते भी सब हैं ऑफ कोर्स। मतलब ये कि आपकी मौत जो थी वो आपके लड़ाई की वजह से हो गई तो आप मर गए, वो भी नॉर्मल चीज़ है। तो मर्दों को मेन स्ट्रीम में रहने के लिए कोई हैशटैग अब नहीं दिया जाता। मेरा नाम हसनैन जमाल है और लिखता हूँ। लिखने को मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ नाम दिया गया। मतलब आजकल इसे आप ब्लॉगिंग कहते हैं, व्लॉगिंग कहते हैं, ये सारे काम करता हूँ। और उसके अलावा कुछ ख़बरों की एडिटिंग या वीडियो की एडिटिंग जो ज़रूरत होती है नौकरी जहाँ मैं करता हूँ उधर, तो उनके लिए वो काम कर देता हूँ। और बाकी ये कि बस ज़बान की खाता हूँ। अर्ली लाइफ का आपने पूछा और मैं इसमें मेरा ख़्याल है जो चीज़ मेंशन करने वाली है वो ये है कि बड़ा शुक्र है कि मैं एक ऐसे घर में था जहाँ दादा थे, दादी थीं, नाना थे, जो ग्रैंड रिश्ते होते हैं आपके, मतलब वो सारे आपके पास थे, वालिद वालिदा, और फितरत थी, नेचर से करीब था। और मतलब बताने को बहुत कुछ होता है आपके पास बचपन के बारे में। जो चीज़ मुझे अब रियलाइज़ होती है वो ये, जो अब मैं अपनी बच्ची को अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सका, हम लोग निकल आए मुल्तान से, तो वो दादा दादी के साथ नहीं है। उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी ना वो ये थी कि रात को अब जैसे मैं सो रहा हूँ तो मैं सहन में दादी के साथ चारपाई पे सोता था, तो उसमें सितारों का दादी देख के बताती थी कि ये दुबे अकबर है और ये फ़लाँ है। मतलब उनको वो जो बेसिक इल्म होता है कि ये सितारों की एक फॉर्म जो है ये फ़लाँ चीज़ कहलाती है, उनको वो जानती थी, फूफो जानती। अच्छा, फिर इसी तरह ये कि हमारे घर के बिल्कुल साथ वाला जो घर है उससे अगला घर, अब वो कैसा होता था कि वहाँ एंटर होते ही 5-6 भैंसें बंधी होती थी और गोबर होता था, अंदर थापियों वाला सीन था। दादा हुक्का पीते थे, दादा को धोती पसंद थी पहनना घर में। ये सब चीज़ें वो हैं कि जो अब चूँकि हमारे बच्चे नहीं देख पाते तो वो थोड़े से एलियनेट हो जाते हैं। हम लोग लकी एनफ थे, हमने, आप शायद ये भी समझ लें कि बाज़ लोग हम में से एलियन भी अब इसीलिए हैं कि हमने वो सब चीज़ें देखी हुई हैं। तो मुझे अगर आप समझते हैं तो मैं अपने लिए तो इसे खुशकिस्मती कहूँगा कि मैं एक बिल्कुल फितरत के करीब वक्त का बचपन जो था वो मैं गुजार के और मैं यहाँ तक पहुँचा। बाकी चीज़ें सब सानवी हैं कि पढ़ा क्या और किया क्या, वो बातें होती रहती हैं। लेकिन जो माहौल आपने बनाया हुआ है इसमें जो मुझे चीज़ जो बताना सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो यही है कि ये सब चीज़ें, अभी मुर्गे की आवाज़ आई है, पता नहीं रिकॉर्डिंग में आए या ना आए, बट ये आवाज़ें मेरे आसपास बहुत होती थी, ठीक है। तो अभी भी मैं सो के उठता हूँ तो अगर कोई परिंदा जो है वो कमबख्त शीशे पे चोंच ना मार रहा हो, बाकी हर चीज़ मुझे कबूल है एंड आई जस्ट लव दैट। तो मज़ा आता है इन सब चीज़ों का। मैं आपको बताऊँ जो सबसे बड़ा फ़र्क आज बच्चों के बचपन में और हमारे ज़माने में बचपन में मतलब मौजूद है, वो ये कि हम लोग नमाज के वक्त से पहले, मतलब फजर से पहले 4 बजे गर्मियों में हम लोग उठ जाते थे और हम लोग सुबह की सैर का मासूम सा नाम घर वालों को देते थे कि हमने ये करना है। और हम 4-5 लोग, सैर तो वो क्या होती थी, हम लोग पार्क चले जाते थे, स्लाइडें भी खाली हैं, स्विंग भी खाली है, और हम लोग स्लाइड ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग झूले झूल रहे हैं, उसके बाद हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और आप यकीन कीजिए कि 4-5 लोग होते थे हम, मतलब उनमें लीड हमें अली भाई, हुसैन भाई कर रहे होते थे। वो उस वक्त उम्र में बड़े थे, खुदा उन्हें से ज़िंदगी दे, अभी एक डॉक्टर हैं, एक माशाल्लाह बैंकर हैं, मुल्तान में होते हैं। बट थिंग इज़ के वो लोग साथ होते थे, ठीक है, और वो 2-4-8 साल बड़े होंगे, बट हम लोगों को कोई खौफ नहीं होता था। उस वक्त मेरी उम्र होगी, मेरा ख्याल है मैं 5वीं-6वीं में होऊंगा, तो सोचें क्या उम्र होगी। तो ना हमारे घर वालों को खौफ होता था कि यार ये निकल गए हैं और ये हम लोग अभी सो ही रहे हैं। दादी जागती थी, दादी मुझे उठाती थी, चलो भाई जाओ, वो टाइम हो रहा है तुम्हारी सैर का, तो हम लोग चले जाते थे। और छोटा भाई बादों का साथ होता था, बड़े खुले में। आज आपको कोई बोले सुबह 4 बजे आप निकल के ज़रा जाएं सुबह की सैर करने फजर से पहले, तो आप पहले तो देखेंगे यार मोबाइल रखना है कि नहीं रखना। फिर ये कि अगर रखना है तो इस ख्याल से रखेंगे कि भाई के मारा वारा गया तो चलो फ़ोन पे बता दूंगा, एक ये भी सोच होगी, रखना पड़ेगा आपको।
ये रुकावटें जो हैं, ये सब चीज़ें हमारे ज़माने में नहीं थी। और सबसे पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि अभी आप ही से बातें करते हुए वो एक बात थी ना कि आँख क्या कुछ नहीं देखना चाहती, तो उस वक्त बहुत से एवेन्यूज़ ऐसे थे जो आँख देखना चाहती थी। अभी तो आँख लगी हुई स्क्रीन पे बराबर, मतलब कंप्यूटर से उठते हैं तो मोबाइल, मोबाइल से उठते हैं तो कोई बड़ी स्क्रीन वाला टीवी, और अगर उससे भी निकलते हैं तफरीह करने जाना है तो अभी आजकल एक मूवी आई हुई है बड़ी हाई फाई बनी हुई है, उसको देखने जाना है। स्क्रीन, आँख ये अब देखना चाहती है। हमारे ज़माने में आँख को पता होता था उसने क्या देखना है। अभी आँख यूँ है, समझ रहे हैं आप, खोपा जो होता था, अब तो खोपा भी बच्चों को बताना पड़ेगा। खोपा वो होता है वो जो घोड़े गधे को लगाया होता है यूं कि वो सामने देखते जाएं और चलते जाएं, डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमारा खोपा हमारी स्क्रीन है, तो हमारे पास ये नहीं होता था। एंड आहा क्या टाइम था। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बस वही टाइम था, नहीं, ये बहुत अच्छा दौर है, इसमें बहुत सहूलियात हैं, इसमें मेरी जेब में पैसा है, शुक्र है अल्लाह का, अच्छी लिविंग है, बच्ची अच्छी पढ़ रही है, सब बेहतरीन है। लेकिन अगर मैं वापस जाना चाहूँ या अगर मेरे पास कोई ऑप्शन हो तो मेरा ख्याल है मैं कोई 20-30 साल पहले पैदा होना पसंद करूँगा, ये, ताकि मैं मर सकूँ उस वक्त में कि जो वक्त वो था जो मेरे बचपन का था। हमारे घर में फ़ोन लगा था। अब मैं आपको बताऊँ, ये आपने कहा और खुशगवार याद, होता क्या था कि पहले माहर साहब के यहाँ हम लोग जाते थे, अगर कोई फ़ोन आता था, पड़ोसी हमारे नेक्स्ट डोर नेबर, उनके यहाँ फ़ोन था, तो अम्मी का कभी कोई फ़ोन आता पेशावर से, उन्होंने बात करनी होती, या ये कि वालिद का कोई दफ्तर से इमरजेंसी का फ़ोन आता, तो माहर साहब का नंबर हमने दिया। तो माहर अल्लाह बख्श जो है उनके यहाँ फ़ोन होता था और वो हम लोग मतलब उसको सुनने जाते। और वो तो जब हमारे यहाँ फ़ोन लगा, नंबर उसका था 74343, और अब्बा ने बड़ा पसंद करके वो नंबर लिया। और फिर उसके बाद हमारे घर जब दोबारा मतलब वो हुआ, फ़ोन डिजिटल हो गए, वो बटनों वाला फ़ोन आ गया डायल की जगह, तो वो 544343 हो गया। बट थिंग इज़ कि वो जो एक मोमेंट था ना कि वो फ़ोन वाले आए हैं, उन्होंने घर में फ़ोन लगाया और अब हम कनेक्टेड हैं, दुनिया से कनेक्टेड हैं, वो बड़ा ऐसा था कि वो आज के बच्चे सोच नहीं सकते कि फ़ोन की तार हिल गई तो आपका फ़ोन ही नहीं हो रहा। अच्छा, आपको किसी अहमक आदमी की कॉल नहीं सुननी, आप जस्ट फ़ोन उठाएं और उसको रख दें, आप डिस्कनेक्टेड हैं। इससे बड़ी क्या नेमत है, ये आजकल के बच्चों के पास नहीं है। अच्छा, नंबर मिलाते हुए रॉन्ग नंबर मिल जाना, अब रॉन्ग नंबर अगर कोई आपको करे तो वो एक बहुत मतलब डेलिब्रेट गलती काउंट होती है। उस वक्त रॉन्ग नंबर क्यों होता था, क्योंकि आप डायल से घुमा रहे हैं, डायल गलत भी लग सकता है, आपकी उंगली ज़रा सी कम मूव हुई और पता लगा 7 की जगह 6 लग गया। फिर आजकल के बच्चों को वो नहीं पता जो टक 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 करके मिलाते थे जब अम्मा अब्बा ताला लगा देते थे फ़ोन पे, तो वो टक टक करके मिलाना भी वो मुझे आता था। और वो जब मैंने उससे कामयाबी से मैं नंबर मिला लेता था उस वक्त भी बड़ी खुशी होती थी। फिर उसके बाद मोबाइल जब शुरू में आया तो मुझे याद है मैंने जो अपनी पहली सिम ली और उसको डाल के सोनी एरिक्सन नहीं, उस वक्त वो सिर्फ एरिक्सन होता था, मरहूम एंटेने वाला फ़ोन बड़ा सा, वो लिया और वो जेब में तो आता नहीं था, बेल्ट में यूँ लटका के घूमते थे, बड़े खुश होते थे। जिस वक्त मैसेजिंग फ्री हुई उस वक्त हम सारे दोस्त आसपास मतलब ये कि बैठे हुए एक ही कमरे में और हम लोग कर क्या रहे हैं कि टका टक टका टक टका एक दूसरे से मैसेजिंग पे बात कर रहे हैं। तो ये बचपन की खुशियाँ थी, वही चीज़ें अब गले का आदाब बनी हुई हैं। बट इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट और सब कुछ। मैं उठाऊंगा सब आ जाते थे कि यार हमने फ़ोन उठाना है। अभी फ़ोन की घंटी बजती नहीं है पूरे घर में, हर बंदे को चिढ़ है, हर बंदा ये चाहता है कि फ़ोन ना उठाए और बस मैसेज पे बात हो। मतलब बाकायदा तशन्नुज होता है, बाद लोगों को फ़ोन देख के यूँ हाथ हो जाते हैं कि अबे ये क्या हो रहा है, अभी उठाना भी पड़ेगा, मतलब अब तो ये होता है। तो ज़िंदगी यही है। मुझे पढ़ने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा था। और मैं आपको बताऊं कि यकीन कीजिए मैं उन बच्चों में से नहीं था कि जिन्होंने कभी भी किसी रिसाले को कोई भी तहरीर भेजी, 1% भी नहीं। उसकी वजह ये थी कि शौक़ था ही नहीं, मतलब कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था, और हरगिज़ कोई शौक़ लिखने का नहीं था। मैं आई वॉज़ नॉट अ टीम प्लेयर, मुझे वो सारे खेल पसंद थे जो मैं अकेले कर सकूं।
उसमें आप मतलब आप ये कहें कि ये एक फ़ुटबॉल के पीछे इतने सारे भाग रहे हैं, या वो गेंद बल्ला खेल रहे हैं, और मतलब जो टीम टॉस हारती थी, लिटरली ये लतीफ़ा है, लेकिन वो मुझे रखती थी कि यार इसको अकोमोडेट करना है समहाउ। तो मेरा ये होता था अगर मैं कभी खेलता भी था तो मुझे जिम पसंद था, मुझे भागना दौड़ना बस इस हद तक कि वो जो अकेले में हो, मतलब एज अ वर्जिश सॉर्ट ऑफ, वो पसंद था, और बाकी किताबें पसंद थी। लिखना पसंद क्या कि लिखने की तरफ कभी ध्यान नहीं गया। मुझे याद है पहली बार मैंने लिखा एक तो मैथ कम्युनिकेशन में जब दाखिला हुआ। अच्छा, अब वो पहली बार लिखा से मुझे मैथ कम्युनिकेशन याद आ गया, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि नंबर जो थे वो इतने पूरे सूरे बस थे कि मैंने अप्लाई किया तो एमए इंग्लिश में मुझे जो है इवनिंग में दाखिला मिल रहा था, मैथ्स कम्युनिकेशन में मुझे शायद मॉर्निंग में मिल रहा था, या ये था कि मैथ्स कम्युनिकेशन में मैं बेहतर तरीके से मुझे दाखिला मिल रहा था जिसमें पैसे भी मुनासिब लगने थे। तो मैंने पूछा, मेरी एक पड़ोसी थी, उस वक्त वो मुझसे 1 साल सीनियर थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लुबना मैथ्स कम्युनिकेशन कैसा है? भाई देखो, अगर तुमने कम पढ़ना है और तुम पास होना चाहते हो तुम आ जाओ। तो मैंने कहा इससे ज़बरदस्त तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं नौकरी ऑलरेडी कर रहा था उस वक्त, मतलब तो मैंने कहा पढ़ना तो कम ही है, नौकरी वोकरी ज़्यादा होती है अहम। तो चला गया, मैथ्स कम्युनिकेशन कर लिया। मैथ्स कम्युनिकेशन करने के दौरान या फौरी बाद मुझे, नहीं दौरान ही, करीम मलिक साहब, डॉक्टर करीम मलिक हमारे डिपार्टमेंट हेड थे, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत मेहरबान, शफ़ीक़, मोहतरम। तो उन्होंने कहा कि यार तुम कुछ लिखो। तो मैंने पहली तहरीर जो थी वो लिखी, और मल्हार के नाम से, उस ज़माने में पता नहीं कोई फ़िल्म आई थी, उसमें मल्हार एक किरदार था, रोमांटिक सा, मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। तो मल्हार के कलमी नाम से जो है वो अखबार में छपने के लिए दी। और नवाए वक्त में करीम मलिक साहब ने मुझे गाइड किया था कि सलीम नाथ साहब होंगे बैठे हुए फ़लाँ फ्लोर पे, उनके पास जाके जमा करा दो। मैंने नाथ साहब को दी, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने वो छाप दी। ये कोई 2001-2002 की बात है। तो ये तहरीर वो थी कि जो बस ऐसे ही कि नौजवानों के रोज़गार से मुतालिक समथिंग, इट वाज नॉट अ ब्लॉग और व्लॉग या कुछ भी। पहली बाज़ाब्ता तहरीर जो थी वो गालिबन यही थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि 2010 या 11 था, मैंने एक खाका लिखा अपने वालिद का। अभी कहानी बहुत जगह बड़ी बार दोहराई हुई है, इसको मैं मुख्तसर ये कर देता हूँ कि वो चल गया, मतलब वो फेसबुक शुरू हो चुका था, और उस ज़माने में लोगों को टैग करते थे तो वो बुरा नहीं मानते थे। तो मैंने तमाम जो है मोहतरम जितने भी मेरे पास अदीब लोग थे और कॉलमिस्ट थे, सबको टैग किया, सबका रिस्पांस आया जो बहुत हौसला अफजा किस्म का था। फिर ये हुआ कि वजाहत भाई ने जब हम सब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यार तुम आ जाओ, एडिटिंग भी करो, और लेकिन तुम लिखो भी, और रोज़ाना की बुनियाद पे लिखो। तो खाके में और इसमें तकरीबन 3 साल का फ़र्क है। उस 3 साल को अगर मैं फ़िल करूं तो वो ये था कि मैं लिखता था, मैं ईवान उर्दू दिल्ली को और इन रिसालों को भेज देता था, और वो जो है 2-3 महीने के इंतज़ार के बाद वो छप जाता था। तो बस मुझे उसी चीज़ की आदत थी, खाके वाक़े लिख रहा था और मुख्तलिफ़ चीज़ें। प्रॉपर मॉडर्न ब्लॉगिंग जो है वो हम सब के बाद वो शुरू हुई। हम सब से पहले भी बेसिकली वजाहत भाई एक और अखबार कर रहे थे, उसके लिए भी वो मुझसे लिखवाना शुरू कर चुके थे। वो था दुनिया पाकिस्तान.com, वो साइट अभी भी गालिबन मौजूद है। तो वो जो थी वो उस पे मतलब मैंने लिखना शुरू किया था। तो बुनियादी तौर पे आप ये कहिए कि जो लिखने वाला मसला था ये उस डिजिटल दौर के बाद, मतलब वेबसाइट्स के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, फिर ये शुरू हुआ तो ये फिर आगे चलता गया, और आप यकीन कीजिए कि इसमें इवन किताब तक छपने में मैं आपको दिल की गहराइयों से बताऊं तो मुझे हरगिज़ नहीं यकीन था कि ये छप भी जाएगी, इतना क्लिक भी हो जाएगी, इतना मतलब इसको अल्हम्दुलिल्लाह इसको इतना एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, और इस तरह मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये तो मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। इस तरह की बहुत सी हैपनिंग्स बड़ी बार हो चुकी हैं अब, लेकिन प्लीज़ बिलीव मी कि मैं लोगों के इंटरव्यू करता था। क्या कि मैं फार्मा की जॉब थी मेरी, तो मैं मतलब मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ लोगों से कुछ पूछना होता, ऑन कैमरा ऑफ़ कैमरा, तो वो तकरीबन डेली का ही काम था, मैं देखता भी था। लेकिन ऐसी
ऑनेस्टली वो ख्वाहिश भी नहीं थी। मतलब क्या कि एक आम आदमी नहीं सोच सकता। आप बस ठीक है, आप लिख रहे हैं, यू आर डूइंग वेल और आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है, लेकिन किताब के बाद वो कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई ना वो सब चीज़। तो फिर मतलब ये मामला शुरू हो गया और एक किताब आ गई तो फिर ये कि माल तो अभी इतना पड़ा है कि 4 और आ जाएं, मतलब लिख तो बड़े अरसे से रहा था। तो फिर दूसरी आ गई, खुदा करेगा अगर ज़िंदगी रही और हालात साजगार रहे तो तीसरी चौथी का भी प्रोग्राम है। तो ये सारा सफ़र ऐसे ही था। आमद और आवर्त के बारे में आपने पूछा, मैं आपको बताऊं कि ये 100% फ़लसफ़ा तो जेन्युइन है। वो ऐसे है कि एक चीज़ इन्हीं देखिए, अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है ना, तो फिर तो आपके लिए आपके ख़याल को आप आमद कह सकते हैं। आप ये समझिए कि आप बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, किसी फ़िल्मी अदाकारा के साथ आप कुछ भी ज़ेबा या नाज़ेबा कर रहे होंगे, वो सब आपके ख़याल हैं, ठीक है। बट जब आप लिखना जानते होते हैं तो वही ख़याल जो हैं वो एक सीक्वेंस में आके आपकी तहरीर वो निकलवा देते हैं, वो मुरतब हो जाती है। तो तहरीरें, मुझे जो तजुर्बा हुआ आमद का और आवर्त का, दोनों का रेगुलरली होता है। आमद का तो ये सीन है कि जिस वक्त बहुत शदीद तरीक़े से कोई चीज़ कंपोज हो रही होती है, तो अगर मैं जैसे गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वॉइस नोट बना के महफूज कर लूँ। मैं कहीं बैठा हुआ हूँ तो मैं उसको नोट पैड में मोबाइल पे रख लेता हूँ कि यार इस मौजू पे लिखना है। अच्छा, अगर ज़रा सी भी फुर्सत होती है तो 2-4 पैरे रख के अलग कर देता हूँ कि ठीक है ज़रूरी पॉइंट्स ये हो गए, बाकी मैं उस वक्त लिख लूँगा। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखवा के ही दम लेती हैं। मतलब कई ऐसे ब्लॉग्स हैं कि जो मैंने इधर उधर से कान लपेट के और बस बिल्कुल फौरी बैठ के मैंने कहा कि यार ये करना ही करना है, मतलब अगर अभी मैं नहीं करूँगा तो फिर ये निकल जाएगा। ऐसा भी होता है। आवर्त का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको बताऊँ, आवर्त ये है कि मेरे पास ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट की बीट भी है। गाड़ियों पे मैं एक सिलसिला करता हूँ जो कारनामा कहलाता है, ठीक है। ये आवर्त है। अब कारनामा जो मेरे इदारे ने उसको नाम दिया, उस नाम के तहत सब वो स्टोरीज़ होती हैं या कहिए कि व्लॉग्स होते हैं आजकल की ज़बान में, कि जो गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से मुताल्लिक़ होते हैं। उसमें ये होता है कि मैंने एक मौजू तय किया कि सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदते हुए हमें क्या एहतियातें करनी हैं। अब ये आवर्द है, ये आमद नहीं है, क्योंकि इसमें मैं कुछ यूँ कहिए कि लोगों के तजुर्बे से अख़ज़ की हुई और अपने तजुर्बे से अख़ज़ की हुई एक चीज़ को मैंने जॉट डाउन करना है। उसका मुझे पूरा फ्रेम बनाना है, पहले मुझे पॉइंट नोट करने हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप नावल लिखें और आप कहें कि मुझे आमद हुई, नहीं। नावल का आप पहले से तय करते हैं किरदार क्या होंगे, प्लॉट क्या होगा, फिर आप उसको बिठाते जाते हैं, उसको अनफोल्ड करते जाते हैं उसकी लेयर्स को। तो होता वो फिक्शन है और उसको मैं नॉन फिक्शन वाली चीज़ से रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसका फ्रेम बनाना होता है। मुझे पहले वो पॉइंट्स लिखने होते हैं कि इन पॉइंट्स पे मैंने बात करनी है, फिर उन पॉइंट्स को एक्सपेंड करना होता है, फिर उनकी मिसालें और रेफरेंसेस निकालने होते हैं। ये आवर्त है। ये आमद और ये आवर्त दोनों के तहत लिखते लिखते मुझे अब इतना शुक्र है कि मदद मिल जाती है कि एक तो मौज़ूआत की फ़हरिस्त काफ़ी तवील मेरे पास महफूज होती है, और एक जो सुस्ती की आपने बात की, मतलब लिखने वाला जब सुस्त होता है तो वो काम नहीं भी करना चाहता कभी कभार। उसके लिए फिर ये होता है कि मैं लेट से हफ्ते तक मैं बिल्कुल वेला बैठा होता हूँ कि यार नहीं, मूड नहीं है, नहीं लिखना है, या मैं थक गया हूँ, या ये जो मौजू है ये पका हुआ है, इस पे पहले भी फ़लाँ बंदा कह चुका है। फिर ये होता है कि खुदा इतवार के दिन कुछ ना कुछ करवा देता है। वो इस मतलब इदारे की तरफ से कोई सख्ती नहीं है कि तुम पीर को कुछ भी नहीं दोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन 4 साल हो गए, कोई पीर खाली भी नहीं गया, ये भी शुक्र है खुदा का। तो ये होता है, मतलब इतवार के दिन मैं हफ्ते तक भी फारिग हूँ तो पीर को कुछ ना कुछ, इतवार को कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो आ जाएगा कि यार चल अब बैठा हुआ है, मतलब क्या मुंह पे मली हुई है, हटाओ और इसको करो और ख़त्म करो। जब तुम्हारा स्लॉट है, तुम्हारा दिन है, तो उस पर कर दो, क्यों नहीं करते। तो इट गोज़ दिस वे। वायरल होना, पढ़ने वालों, देखने वालों की नब्ज़ पकड़ लेना और उसके मुताबिक काम करना, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें कामयाबी से ज़्यादा
अगर आप एक लिखने वाले हैं, प्राइमरीली दो लोग होते हैं, एक लिखने वाला आदमी होता है और एक बोलने वाला आदमी होता है। अगर आप लिखने वाले हैं तो आपको कामयाबी नहीं है, आपको फिर मायूसी होती है जब आपको ये पता लगता है क्या चीज़ वायरल हो सकती है और क्या चीज़ वायरल नहीं हो सकती। ठीक है, मेरा फॉर्मेट ये है कि मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ, मैं फिलबदी नहीं बोलता। वो इस वजह से कि फिलबदी 15 मिनट में जो बात मैं करूँगा वो लिखी हुई 5 मिनट में कर दूँगा। तो जब लिखे हुए को मैं ये देखता हूँ यूजुअली कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, और मैं जानता भी हूँ कि ये चलना है लेकिन मैं उससे डेविएट करता हूँ, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि यार मायूसी हो रही होती है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते हैं, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उन चीज़ों को नहीं देखते, उन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते जो मैं इस रेस से हट के कर रहा हूँ। तो मतलब अब ये एक बिल्कुल वाज़ेह सी चीज़ हो गई है, मुझे पता है किस चीज़ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे पता है किस चीज़ पे नहीं मिलेगा। तो उन चीज़ों में फिर होता ये कि कभी कभार आप एक हल्का सा फ्लेवर डाल के आप एक ब्लॉग करते हैं कि ओके, इदारे को ये ना लगे या लोगों को ये ना लगे कि ये ठुस हो गया। महीने में एक चीज़ ऐसी हो जाती है कि जो पब्लिक डिमांड वाली होती है। फिर उसके अलावा ये होता है कि अब इसमें एक बड़ा मज़े का फैक्टर ये है, मैं ये जो सारी फ़िलासफ़ी मैंने झाड़ तो दी, लेकिन जब कॉन्स्टेंटली आपकी 3-4 तहरीरें ना चलें ना तो आपकी हट जाती है कि यार लोग देख नहीं रहे, उस्ताद तू तो गया, अभी ख़त्म है तेरा सिलसिला। फिर आप जानबूझ के एक ऐसा मौजू पकड़ते हैं, आप उस चाहे जाने की ख्वाहिश में भी लिखते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये ऐसा सादा गेम नहीं है। आपको पता भी है, आप जानते भी हैं, आप मायूस भी हैं, लेकिन आप तलबगार भी हैं। इंसान है ना, कैफियत हैं। आप एक बहुत ही पेचीदा मिक्सचर हैं ख्वाहिशात का कि जिसको दुनिया में बस उतार दिया गया है। गेम आपने करनी है, पता नहीं कैसे करेंगे। ये कंटेंट क्रिएशन, पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि एक बहुत मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ हमने ये ईजाद कर लिया है, कंटेंट क्रिएटर। जो बच्चा सोशल मीडिया पे है वो कंटेंट क्रिएटर है। मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। जो बच्चे टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा कि मैं कह रहा हूँ मैं अफजल हूँ और वो नहीं है, नहीं, वो भी कंटेंट क्रिएटर हैं। और एक बंदा जो अपनी पहाड़ी बकरी की वीडियो बना के डाल रहा है वो भी कंटेंट क्रिएटर है। और अफ़गानिस्तान में जब टेक ओवर किया तालिबान ने और उनके झूले झूलने की जो वीडियो आई उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट था, बड़ा खूबसूरत था, वो भी कंटेंट क्रिएशन थी। कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी ह्यूज एंड वास्ट टर्म कि जो अब हम बिल्कुल रैंडमली इस्तेमाल कर जाते हैं और सब लोग एक ही जगह बंध जाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कंटेंट क्रिएशन के हवाले से। दूसरा ये कि जो आपने पूछा कि अब इसमें मैं मतलब अनवांटेड कंटेंट के साथ क्या करता हूँ, यानी जो काम मुझे करना ही होता है। उसकी मिसाल मैं आपको बताऊँ कि स्पोर्ट्स में मैं निकम्मा हूँ। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया इसी बोलते हुए अभी, तो बाज़ औक़ात क्रिकेट के हवाले से कोई चीज़ मुझे करनी होती है, तो उसके लिए बस ये होता है कि मैं तैयारी बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मुझे नए बच्चों के नाम पता हों और जो कुछ ये कर रहे हैं, जो आज की हाइप है, मुझे वो पता हो। अनवांटेड कंटेंट में हमेशा इट इज़ ऑल अबाउट हाइप, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेंडिंग थिंग। कंटेंट क्रिएटर नाम की एक टर्म जो है वो ऐसी है कि जिसने जैसे उर्दू में हम कहते थे ना कि फ़लाँ आदमी की तख्लीक, मकसद ये है कहने का कि मुझे इस टर्म पे ही एतराज़ है। कंटेंट क्रिएशन या तख्लीक, ये सब चीज़ें ये बड़ी हैवी चीज़ें हैं, इनको हम बड़ा लाइट ले रहे होते हैं। मतलब यार कौन सा राग है जो अब से पहले गाया नहीं गया, कौन सी मौसीकी है जो अब से पहले तरतीब नहीं दी गई, कौन से ख़याल हैं कि जिन्हें अब से पहले किसी ने कहा नहीं, और कौन सी ऐसी बात है कि जो आपको एकदम बहुत नई, बहुत स्ट्राइक की हुई लगी हो और आप एकदम कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अचानक बिरयानी हाउस एक बिरयानी की दुकान का नाम था, ठीक है, वो मुझे लगता है वो कंटेंट क्रिएशन है। अचानक बिरयानी हाउस, इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मतलब वो एक नई चीज़ है, बिल्कुल रैंडम, आउट ऑफ नोवेयर, आप एकदम देखते हैं अचानक बिरयानी हाउस, कमाल है यार, ये भी कैसा ज़बरदस्त नाम। ये चीज़ तो हो सकती है कंटेंट क्रिएशन, लेकिन आम बातें, चीतें और आम में इवन मैं जो कुछ कर रहा हूँ,
ये कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं है, बस इसके लिए व्लॉगिंग का लफ्ज़ ठीक है। या जो बच्चे टिकटॉक पे कुछ कर रहे हैं उनके लिए टिकटॉक बनाना जैसा लफ्ज़ या कुछ और ऐसी टर्म, या जैसे ट्विटर पे हम लोग बोलते हैं कि रेंटिंग कर रहे हैं, रेंटिंग इज़ गुड, दैट इज़ फाइन, बट कंटेंट क्रिएशन इज़ वे टू सेक्रेड वर्ड, जो हम बहुत ही आम करके इसको हमने हटा दिए, लफ्ज़ ही अब मतलब पामाल हो गया, आप ये कहिए। तो ये है ना, मैं उस सफ़ में हूँ। अगेन मतलब मैं ये कहता हूँ ये लफ्ज़ बहुत ही ऊपर का लफ्ज़ है, ये बड़ी गेम है। किताब पढ़ी क्यों जा रही है मेरी, और वो बिक क्यों रही है, ये दो मेन बातें जो आपने पूछी हैं उसमें मैं आपको बताऊं। देखिए, पढ़े जाने में तो मुझे क्वाइट क्लियर है कि उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा काउंट की वो ये थी कि मुझे वजाहत भाई ने नसीहत की कि भाई नसीहत क्या की, उन्होंने मुबश्शिर ज़ैदी की एक तहरीर आई उनके पास, और उन्होंने उसके साथ कमेंट लिखा कि मुबश्शिर ज़ैदी मुख्तसर नवीसी के इमाम हैं। अब मेरी तो जल गई ना, मतलब पैर से लेके सर तक के, मैं 3 साल से लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमने मेरे लिए तो कभी नहीं ऐसा कहा। और सादा नवीसी के इमाम, हाँ ये लिखा था वजाहत भाई ने, मुबश्शिर ज़ैदी सादा नवीसी के इमाम हैं। तो मैं तो मतलब पैर से लगी और सर तक निकली, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरे तो उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं मोहतरम। मैंने कहा यार क्या है सादा नवीसी, मैं भी तो देखूं। अच्छा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा आसान है, आसान ज़बान में बात करते हैं और बिल्कुल सादा बात होती है और थॉट प्रोवोकिंग भी होती है, पीछे ख़याल भी है, लेकिन ख़याल जो बयान हुआ है वो बड़े आसान लफ्ज़ों में। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी वो कर गई कि यार इसका मतलब है कि मेरे लिखे में कोई मसला है, और मैं जो ये जन्नाती भारी भरकम उर्दू लिख रहा हूँ, वाले साहब का खाका जो मैंने लिखा था वो बहुत मुश्किल उर्दू थी। उसके बाद मैंने अपने एक उस्ताद का लिखा, दादी का लिखा, नाना का लिखा, अफसाने लिखे, वो सब ह्यूज तरीन मुश्किल भारी भरकम लफ्ज़ जो मुझे आते थे, डिक्शनरी से नहीं निकाले, जो मेरी अपनी जहन में थे डेफिनेटली, और मैं उन्हें फ्रीक्वेंटली आराम से इस्तेमाल करके और मौके ढूंढ के एम्बेड कर देता था, वो सब चीज़ें मैंने की थी। मैंने उस आदत से फिर छुटकारा पाना शुरू किया। उसका नतीजा ये निकला कि मैं एक ऐसी डिक्शन में आ गया कि जहाँ पे जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ बहुत अंग्रेज़ी अल्फाज आ रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि मुझे कोई ये मैं शो नहीं मार रहा कि यार मुझे ये लफ्ज़ आते हैं और या इनका उर्दू मुतबादिल मेरे पास नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, कि मैं किस तरह मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात का अबलाग मुकम्मल कर पा रहा हूँ। अब मैंने आपको ये कहा कि अबलाग मुकम्मल कर पा रहा हूँ, अबलाग किस मुर्गे का नाम है ये बच्चे को नहीं पता। व्हाट ही नोज़ इज़ कि मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ, उस तक वो मैसेज किन अल्फाज में पहुँच रहा है। तो वो मैसेज कामयाबी से पहुंचाने के लिए बुनियादी तौर पे ये ज़बान जो थी, ये मुझे लिखने की शुरुआत मतलब हुई, और फिर मैं इसको प्रोसेस करता करता मेरा ख़्याल है कि मैं उस जगह तक पहुंच गया जहां आम बंदे ने उससे ख़ुद को रिलेट करना शुरू कर दिया। मौजू कोई भी हो, मैं आपको बताऊं, वो आम आदमी उससे रिलेट करेगा। बात अल्फाज की है। हम लोग हम उर्दू वाले, हम लोग जानबूझ के कारी को अपने से दूर करते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं, बल्कि नहीं, बाकायदा एक अदबी तहरीक चलती है कि कारी मर रहा है, किताब मर रही है, किताब बिक नहीं रही है, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग पढ़ना चाहते नहीं हैं, मैं क्या पढ़ता हूँ। अबे सबको क्या मकसद है कि वो तुम्हारे बारे में जाने कि तुम क्या पढ़ते हो, वो चाहते हैं उन्हें उनके बारे में बताओ। तो मकसद ये कहने का कि जो हम लोगों ने किया वो बड़ा जुल्म ये था, एक तो उर्दू बोलने वाला जो तबका था वो ये समझता था कि सबको वो उर्दू आती होगी कि जो उनको आती है। ऐसा नहीं है। मतलब हम अगर, मैं मुल्तान का रहायशी हूँ, मैं मुल्तान में लोगों को नॉर्मल उर्दू ही आती है, लाहौर में भी ऐसे ही है, पेशावर में उर्दू इज़ लिंगुआ फ्रांका, क्या बोलते हैं वो उसको, वही है उर्दू, कम्युनिकेशन की ज़बान है, मुश्तरक सब इकट्ठे होते हैं तो उर्दू बोले काम चला लेते हैं। अब उसमें ये थोड़ी है कि आप उसको वो फ़ारसी लफ्ज़, अरबी लफ्ज़ और हिंदी लफ्ज़ और वो सब मिला के आप एक मलगूबा बना के आप एक अफसाना कहानी या कोई भी व्लॉग लिख लें और आप कहेंगे वो पढ़ा भी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब आम आदमी तो वहाँ छोड़ देता है जहाँ आपने दो लफ्ज़ों की तकरार की हुई, यानी अगर किसी जगह पे 4-5 काफ आ रहे हैं किसी एक लंबी लाइन में, तो वो उन काफ़ों की रोटेशन से बोर होकर वो छोड़ देगा।
ये एक चीज़ नोटिस आपने नहीं की, आई डोंट थिंक कि लोग अमूमन ये सोचते हैं उसको कोई, अब उसको कोई को आपने रिप्लेस करना है और फिर एक और भी काफ कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मतलब फारूक को कोई, अब इसमें 3 काफ 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 आ गए ना, तो वो ये चीज़ खुद जो है ये पढ़ने वाले को भगाती है। ये बड़ी बारीक सी चीज़ें। तो अब उसमें फिर ये होता है कि एक लफ्ज़ दोबारा जैसे आ जाता है। अब मतलब एक जगह मैंने अगर लेकिन लिखा है तो मैं अगली जगह मगर लिखूँगा। वो क्यों कि 2 लेकिन जो हैं वो भी एक, अब ये सब चीज़ें तहरीर की स्टैटिक्स में आती हैं, इनके लिए बाकायदा कोर्सेज़ होते होंगे। लेकिन मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि चूँकि मैंने पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था और आई वॉज़ क्वाइट इंटरेस्टेड कि मैं लिखने विखने का सीन नहीं था, ज़्यादा पढ़ने में दिलचस्पी थी। तो मुझे ये चीज़ें उस वक्त भी परेशान करती थी कि यार ये इतना ज़्यादा लेकिन क्यों है, इतने ज़्यादा कॉमे और फुल स्टॉप क्यों है, तहरीर भारी लग रही है। ये अगर डायलॉग लिखे हुए, स्पेशली जिस तरह हमारे यहाँ ड्रामा या कहीं भी ड्रामा लिखा जाता है, नाम, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा यानी कोट, उसके बाद बात, फिर अनकोट, ऐसा लिखा हुआ ड्रामा आपने कितनी बार दिलचस्पी से पढ़ा है, मुझे आप ये बताएं। उर्दू में जितने ड्रामे लिखे गए हैं, आपने कभी ड्रामा पढ़ा है? आपने स्क्रिप्ट के अलावा कितनी बार तफरी के लिए ड्रामा पढ़ा है, मुझे आप ये बताएं। तफरी के लिए आप ड्रामा अगर पढ़ते हैं तो आप बहुत हैवी आदमी हैं, मतलब मैं लिटरली मैं इज़्ज़त करूँगा आपकी दिल से, इसलिए कि आप स्कॉलर हैं। आम आदमी तफरी के लिए लिखा हुआ ड्रामा पढ़ नहीं सकता। वो देखेगा ज़रूर बड़े शौक़ से, लेकिन वो पढ़ क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो बोझल है, वो पेचीदा काम है कि मतलब एक नाम आया, फिर उसके बाद उसका डायलॉग आया, फिर नाम आया, फिर डायलॉग आया, फिर आया ब्रैकेट में कि ओके अब ये मतलब सीन यहाँ पे मूव कर रहा है, नरेटर की कोई बात है तो वो अलग आई है। तो इट्स अ कम्प्लेक्स थिंग। तो पढ़ने वाले को एक चीज़ चाहिए होती है जो वाइट स्पेस जिसे आप बोलते हैं कागज़ पे, कि कितना लिखा है, कितना ब्रेक दिया है, फिर उसने सांस लिया, फिर उसने अगला, और ये ज़्यादा कॉमे और ये ज़्यादा फुल स्टॉप तो एक खैर ज़रूरत है, लेकिन ये कि कोट्स और इस किस्म की चीज़ें जो है ना, जो जिनने हम डालते हैं आदतन, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो लिखने वाले को भगा रही हैं। अंग्रेज़ी तहरीर आपको बाद औक़ात अच्छी क्यों लगती है कि उसमें बस ये कि एक सेंटेंस हुआ, उसके बाद ब्रेक दी, फिर अगला सेंटेंस। आप देखिए पायरेटेड किताब में और एक ओरिजिनल छपी हुई किताब में फ़र्क क्या होता है। मैं पायरेटेड ख़रीदता हूँ, मैं ये तबलीग नहीं कर रहा कि आप जाएँ ओरिजिनल किताब ख़रीदें, वो बड़ी महंगी होती है। थिंग इज़, ओरिजिनल किताब में एक तो सफ़े पे से लफ्ज़ उभर के आपके सामने आ रहे होते हैं, उनमें रोशनाई ऐसी इस्तेमाल होती है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने का दिल चाहता है, फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं, और उसमें वाइट स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस का पूरा ध्यान रखा जाता है कि पढ़ने वाले को वो चीज़ बोझल ना लगे। अगर वो बहुत लंबा भी मतलब वो पैराग्राफ है तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको ब्रेक देते हैं। हमारे यहाँ एडिटिंग और फॉर्मेटिंग ये ज़ीरो है। आप यकीन कीजिए कि ये अच्छे लिखने वाले इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। तो मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये चीज़ें एडिटिंग करने की वजह से समझ आ गई। मैं अब भी नौकर जो हूँ तो मैं एडिटिंग ही कर रहा होता हूँ बैठ के नौकरी में। एडिटिंग करते हुए ये सारी चीज़ें समझ में आईं और वक्त के साथ साथ आती गईं, तो मैं उनको अपने लिखने में एम्बेड करता गया। तो एक तो वजह ये बनी कि सादा ज़बान थी, दूसरा ये कि वाइट स्पेस थी, और तीसरा ये कि गैर ज़रूरी जो है हर हरूफ की तकरार और अल्फाज की तकरार से परहेज़ था। चौथा ये था कि जिस चीज़ से कुछ लफ्ज़ों की बड़ी करख्त सी शक्ल दिमाग में बनती है, मैं आपको बताऊं, अब वो स्पेसिफ़िकली कोई लफ्ज़ मेरे जहन में आ नहीं रहा, लेकिन वो लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते। मतलब वो जब भी आप पढ़ते हैं तो वो तहरीर को थोड़ा सख्त कर देते हैं। माफिज़ ज़मीर एक लफ्ज़ हो गया। इसके अलावा ऐसे बहुत से लफ्ज़, एक सीनियर कॉलमिस्ट थे जंग के, उनकी तहरीर में ऐसे बेतहाशा लफ्ज़ होते थे, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो उस तहरीर को पढ़ के तो मैंने ये सीखा था कि क्या नहीं लिखना, और ऐसा बहुत से लोगों को पढ़ के मैंने सीखा कि क्या नहीं लिखना। मतलब बहुत से सीनियर लोगों के कॉलम और तहरीरें पढ़ के मैंने ये सीखा कि क्या नहीं लिखना। तो इट वेंट दैट वे। मैं आपको बताऊं, हम लोग सब अपनी जगह कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बाप हों, अच्छे वालिद हों, लेकिन आप सोने के अब्बू भी बन जाएं तो औलाद के मसाइल जो है ना वो और होते हैं।
तो उनसे आप ख़ुद को रिलेट एक हद तक कर सकते हैं और आप उनका हल निकाल देते हैं। बाज़ औक़ात फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, माली रुकावटें, यस, तो बाज़ औक़ात माली मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात ज़हनी मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात अपने टेम्परामेंट का मसला होता है। बहुत सी चीज़ें आप ऐसी बोल जाते हैं बच्चे को जो सारी उम्र याद रहती हैं, लेकिन आप बोल के कब का भूल भाल जाते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी हरकतें, बहुत से फ़ैसले, तो ये बच्चा बता सकता है कि मेरा बाप कैसा है। और बच्चे से भी आप कैमरे के सामने पूछेंगे तो कहेगा मेरे बाप जैसा तो बाप ही कोई नहीं है। लेकिन हो सकता है वो दिल में उसके कोई ऐसा ख्याल हो कि यार ये चीज़ जो है ना मेरे बाप को नहीं करनी चाहिए थी। तो गुड पेरेंटिंग के तकाज़े जो हैं वो मुझसे बेहतर शायद मेरी बीवी तो पूरे कर रही है। शी इज़ आइडियली अ गुड मदर, मतलब जो बच्चे को स्ट्रगल करानी चाहिए ज़िंदगी में और उसको सही से भगाना चाहिए कि तू ये गलत कर रही है, तुझे ये करना है और ये इस तरह से करना है, वो उसकी माँ कर रही है। मतलब मैं सपोर्टिव तो हूँ, मतलब एक होता है मेन रोल और एक होता है कैरेक्टर एक्टर। मैं कैरेक्टर एक्टर तो इसमें हूँ, मतलब मैं कहीं पे आ जाता हूँ, नमूदार होता हूँ, हफ्ते बाद और महीने बाद शक्ल दिखाई, मैं फिर फ़ोन के ऊपर रहूँगा। बट लीड रोल जो है बेटी की ज़िंदगी में वो मेरी बीवी का है, अज़ीमा का है। वो मेरा नहीं है और वो वक्त आप कहिए कि मेरा काफ़ी ज़्यादा इन्हीं नौकरियों की वजह से हुआ कि मैं घर पे नहीं होता था। अभी भी नहीं होता, पहले भी नहीं होता था, बट ये कि समहाउ आई ट्राई टू फिल दैट गैप और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रेलेवेंट रहूँ। मतलब आप देखिए एक चीज़ तो होती है ना प्रोवाइडर होना, कि आप कोशिश करते हैं कि अपने डिपेंडेंट्स के लिए आप एक अच्छे प्रोवाइडर रहें, वो तो हर पेरेंट करता है। एक कोशिश जो मैं ज़रूर ये करता हूँ वो ये करता हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, क्या कूल है, क्या हॉट है, क्या इन है, क्या आउट है, क्या वियर्ड है, क्या नर्ड है, ये सब चीज़ें समझने के लिए मुझे आजकल के शोज़, आजकल के गाने, आजकल की नेटफ्लिक्स सीरीज़ ये सब देखनी पड़ती है। और मैं वक्त निकाल के, मतलब आप इसे कह लें कि अ ब्राउन फादर्स सेशन या अ ब्राउन फादर्स जर्नी इनटू न्यू वर्ल्ड, करंट हैपनिंग्स, वो सब जानने के लिए मैं डेलिबरेटली कोशिश करता हूँ कि जब मेरी बेटी मुझसे कोई बात कर रही हो तो मुझे पता हो एटलीस्ट कि यार पीछे कहानी क्या चल रही है। ये मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं अब इसमें कामयाब कितना हूँ ये तो वो भी पता नहीं कैमरे के आगे बताए या ना बताए, बट ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता होगा, मेरा ये ख्याल। स्पेशली होता ये है कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा पास होता है तब तो आप इरिटेट भी होते हैं, अबे क्या है यार ये तो, मतलब नर्व्स पे आ जाते हैं बच्चे। लेकिन बच्चा जब दूर होता है ना तो आप जो उसे मिस करते हैं तब आपको सही रियलाइज़ होता है कि जितने दिन आप बच्चे के साथ हैं आपने मैक्सिमम तरीक़े से उस कमी को पूरा करना है। मेरे ख़्याल में ये दूर हो के पास आने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हर रिश्ते में इसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। अगर आप मुस्तकिल एक ही शहर में और आप सारे इकट्ठे हैं तो फिर आप कोई फ़रिश्ते होंगे तो आप उस नेमत को एंजॉय करेंगे, वरना ये कि आप पक जाते हैं कि यार दिस इज़ टू मच, मतलब मैं मेरे पास अपने लिए कोई वक्त नहीं है। और ये आजकल हर बंदा कहता है कि यार आई एम जस्ट वेस्टेड, मैं सारी ज़िंदगी जो है मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। करते हैं, सब अपने लिए करते हैं, लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं करते। दूर बैठ के आपको ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ आपके पास अपना वक्त है, आपने उसे गुजार लिया, लेकिन आपका एक ख़ानदान है, आपकी एक बीवी है, आपका एक बच्चा है, आपके एक वालिद हैं, वालदा हैं, बहन है, भाई है, तो फिर आप उनको बाकायदा मिस भी करते हैं, उनके बारे में सोचते भी हैं। और मेरा ख़्याल है दूर रह के शायद आप ज़्यादा करीब होते हैं हर रिश्ते से। मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है। जब आपके पास सब कुछ होता है ना तो आपको एहसास नहीं होता, और ये डायलॉग नहीं है उस्ताद, ये मानने की बात है। साथ रह के आप उन रिश्तों की अहमियत जान नहीं पाते, और जब आपको किसी भी वजह से पार्शली आप कुछ उनसे फ़ासले पे हो जाते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं और इनके बारे में ऐसे मिथ नहीं बनी हुई। मतलब अगर बात तवील ना हो तो मैं आपको बताऊं कि एक गोरा पिछले दिनों मेरा मेहमान था, तो उसने, अच्छा वो जो गोरा था वो बेसिकली
कुछ एशियन चीज़ों को पसंद करता था। वो धोती का बड़ा शौकीन, साउथ अफ्रीका का वो था, धोती उसे बड़ी पसंद थी, तो उसने यहाँ से धोतियाँ ख़रीदी। घर में वो अपने लेजर टाइम में धोती पहन के घूमता है, और बिल्कुल सही वाला गोरा, मतलब जिसे जिंजर वाला गोरा होता है ना, वो था, ब्राउन, अपना वो बग्गा जिसे पंजाबी में कहते हैं, सही गोरा। तो उसने ये कहा कि यार मैं अब जब पाकिस्तान और इंडिया की फैमिली वाले ट्रेडिशंस देखता हूँ ना, तो मेरे ख़्याल में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। मैंने कहा यार ये हमारे पास तो बड़ी क्लीशेड बात है, मतलब मेरे लिए ये ऐसा ही है जैसे कोई भी पाकिस्तानी उठ के कहेगा देखो गोरों का हाल देखो, गोरे तबाह हो गए गोरों। लेकिन अगर तुम ये बात करते हो ना तो इस चीज़ की एक वैल्यू है, वो डायरेक्ट 1 to 1 मुझसे। तो मैंने कहा ये बात तुम व्लॉग बनाओ, ही वो 60, तो मतलब, और वो उसको लिखने का भी शौक़ है, तो मैंने कहा लिखने विखने के बजाय इसको व्लॉग बनाओ और बताओ पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, कि तुम ख़ानदान की अहमियत को क्या समझते हो, और देखो तुम लोग, तुम्हें ये सर पे बिठाएंगे, तुम्हारा व्लॉग कितना चलेगा, क्योंकि ये की हुई बात है, बार बार की हुई, घिसी हुई, बट तुम्हारे मुंह से निकलेगी तो इस बात की वैल्यू और होगी। तो सेम इज़ द केस हियर, मेरे मुंह से ये बात निकलेगी तो इसकी वैल्यू कोई भी नहीं होगी, लेकिन इससे गुज़रने वाला बंदा, इससे रिलेट करने वाला बंदा, वो अगर सुनेगा तो उसके लिए शायद इस बात की कोई वैल्यू होगी। ऐसे मोमेंट्स बेतहाशा आते हैं कि जब आपको लगे कि यार इस वक्त जो है आयला होती, उमा होती, और वो बड़े, मतलब अब मिसाल के तौर पे स्ट्रॉबेरी के मौसम में उमा को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो मैं जिधर भी देखता हूँ इस्लामाबाद में स्पेशली, तो मुझे फ़ौरन ख्याल आता है कि यार ये होती ना, कितनी जानदार स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे। अच्छा, मैं अंगूर में 2 किलो भी एक टाइम में खा सकता हूँ, चाहे उसके बाद मैं मर जाऊँ, अंगूर मुझे इतना पसंद है। स्ट्रॉबेरी का मैं शेक पी सकता हूँ, खा नहीं सकता ज़्यादा, बट उमा को बहुत पसंद है, चीकू उसको बहुत पसंद है, फूल उसको बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें देख के मुझे डेफिनेटली, और हर बार ये देख के मुझे ये ख्याल आता है कि यार उमा यहाँ होती तो अभी ये उतर के ये ले लेते। आयला का भी यही सीन है, कई बार कई चीज़ें आयला के लिए तो स्पेसिफ़िकली मैं अब किसी भी चीज़ पे पैसे नहीं खर्च करता सिवाय कपड़ों और जूतों के। 40-45 साल की उम्र तक आके आपको ये तय हो जाता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। खाना वाना भी मुझे कोई इतना पसंद नहीं, हाँ कपड़े जूते का शौक़ इसलिए है कि आए रोज़ कैमरे के आगे खड़ा होना होता है, तो आपके पास कोई चीज़ हो कि जो आप, मतलब भले वो किसी भी तरह की हो। तो खैर, कपड़े लेने में जब भी जाता हूँ तो मैं आयला को मिस इसलिए करता हूँ कि वो तकरीबन मेरी तरह के कपड़े पहनती है, तो उस वक्त मेरे जहन में ये होता है कि यार इसका, अब उसका साइज़ भी फ्लक्चुएट करता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, आपको आइडिया नहीं होता कब क्या साइज़ आपने लेना है, तो उस टाइम स्पेशली करता हूँ मैं, उसको काफ़ी मिस करता हूँ। फिर उसके अलावा ये कि जैसे मैं आपको बताया था अभी, हम ऑफलाइन जब बात कर रहे थे कि जो ये नेटफ्लिक्स के शोज़ वगैरह मैं देखता हूँ, तो वो सारे भी मैं वही देखता हूँ जो अमूमन एक आम सी फैमिली है या एक फ़्लैट में लोग रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी है। उसमें कई ऐसे डायलॉग और कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि जो मैं फ़ौरी तौर पे मैं अपने ऊपर अप्लाई करता नहीं हूँ, जानबूझ के हो जाते हैं। उसमें भी फिर यही होता है कि अब जैसे एक वो थी सीरीज़ किम्स कन्वीनियंस, उसमें एक कोरियन फैमिली होती है और उनकी एक बच्ची होती है। अब वो जो कोरियन अब्बा होता है, वो जिस तरह से बच्ची को टीज़ कर रहा होता है और तफरी ले रहा होता है, उसको बच्ची की फुल हटी हुई है, वो कह रही है यार ये मेरा बाप मेरी बेइज्जती करा रहा है। तो वो जो मोमेंट्स है ना, वो आई लिव दैट सीरीज़ किम्स कन्वीनियंस, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो वो कोरियन हो, वो जापानीज़ हो, वो चाइनीज़ हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, हमारे या इवन स्पेन के लोग हों, मैक्सिकन हो, हमारे रसूम व रिवाज थोड़े से एक जैसे हैं और गोरों के हमसे हट के हैं। तो मुझे उन सीरीज़ में भी मज़ा आता है, और वो सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली वो लगती हैं कि हाँ, मतलब ये आपके उस सवाल के जवाब में है बुनियादी तौर पे कि फ़ैमिली को आप जो है मिस करते हैं, बेटी को या बेगम को। तो ये सारी चीज़ें देख के ऑफ कोर्स आप करते हैं। बल्कि एक और इसी में सीरीज़ थी जेन द वर्जिन, उसमें एक कैरेक्टर जेन का जो बाप होता है रोहेलियो डी ला वेगा, रोहेलियो मुझे इतना पसंद था, उस कैरेक्टर की खातिर मैंने जेन को भी बर्दाश्त किया। शी वॉज द लीड मेन रोल, बट जेन मुझे बस ठीक लग रही थी, बट रोहेलियो, ओह आई लव दैट कैरेक्टर। रोहेलियो के चक्कर में मैंने वो पूरा शो, और उसमें मेरे 2 महीने लगे भाई। वो 5 सीज़न है और एक एक किस्त पता नहीं घंटे 1.5 घंटे की है, और टू मच ख़वातीन टाइप का ड्रामा है वो एक किस्म का। बट
रोहेलियो, आई लव दैट पर्सन। मुझे रोहेलियो इतना पसंद था, उसके चक्कर में मैंने वो पूरा देखा और उस रोहेलियो में मुझे अपना आप बार बार नज़र आता था। मतलब रोहेलियो ऐसा था कि जो चीज़ें मैं नहीं कहता, रोहेलियो वो सब कुछ बोलता था। तो या जिन चीज़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ, रोहेलियो दूर नहीं रहता था और फिर मुँह की खाता था। तो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। मज़ा आता है। आई एम क्वाइट एक्सप्रेसिव, मतलब मैं इतना ख़तरनाक आदमी हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक बार मैं नौकरी फार्मा की करता था, तो मैं क्लिनिक में था और डॉक्टर साहिबा थी, बहुत रिस्पेक्ट, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी। उन्हें नज़ला था, तो उनकी नाक सुर्ख हो गई, तो मैंने उनकी तारीफ़ कर दी वहाँ पे, मतलब वहीं बैठे बैठे। और जो मेरा मैनेजर आया तो उसने बाहर निकल के कहा, तुम क्या पागल हो गए थे, तुम मरवाओगे साले, तुम कर क्या रहे हो। लेकिन कहने का मकसद ये कि मैं ब्लंट हूँ और एक्सप्रेसिव भी हूँ, और मुझे जो कहना होता है वो मैं कह जाता हूँ। अनसेड कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में, अनसेड इट्स रेयर। हाँ, शायद ये अनसेड हो जो मैंने मतलब अभी तक बेगम को या बेटी को नहीं कहा कि माली मसाइल के बारे में, कि मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार मैं पूरा पढ़ूँ, लेकिन मैं पूरा अगर कभी नहीं पढ़ पाता तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने ये भी लिख दिया है। इसके अलावा अनसेड तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है मुझे जो लगता है। मतलब ये कि हाँ, ये अनसेड ज़रूर है कि कलेक्टिवली जितने भी लोग मेरे आसपास हैं, अगर वो मुझे मेरे पूरे पैकेज के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनका डेफिनेटली शुक्रिया बनता है, ये तो है। बाकी तो ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है, मैं सब कुछ कह देता हूँ। कम ही होता है कि कोई चीज़ दिमाग में आए और उसे मैं या तो लिख दूँ किसी लफ्ज़ों में और या बोल दूँ, हो जाता है, चीज़ें निकल जाती हैं। अंदर रखने वाला माल नहीं होता। आपने कहा कि क्रिएटिव पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू द पीपल, टू द कॉमन पीपल, आम लोगों जैसे हम अभी ये बात करते हैं। ये बड़ी नाजुक चीज़ है कि एक सियासतदान है तो आप उसके बारे में कह रहे हैं कि इसकी निजी ज़िंदगी जो है ये भी अवामी है, उससे हर काम करते हुए लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि उसका पर्सोना लोगों तक कैसा जाए। ठीक है, अब वो पता नहीं कितनी शादी कर रहा है, वो अगर कहीं पे बैठ के पी रहा है, उसकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है, उसका अगर कोई माजी में ऐसा किसी वो चोरी में मुलव्वस था, मतलब ये कि ये सब चीज़ें वो हैं कि जो एक सियासी रहनुमा की ज़िंदगी के ग्रे एरियाज़ हैं। आप क्यों चाहते हैं कि अब एक रहनुमा, एक राइटर, एक अदाकार, एक फ़नकार आपके सामने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो? ये कभी भी नहीं हो सकता। ना मुझ में ये हो सकता है, ना ये किसी भी और आदमी, और मैं तो उनके लेवल का भी नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल, ये तो सोशल मीडिया, ये कैमरे हैं आपके कि हम लोग बैठ के सुकून से अपना धंधा कर रहे हैं। नहीं तो हमें तो किसी ने लिफ्ट नहीं करानी थी, हम तो वो लोग हैं। तो हम लोग जो हैं, हम लोग ये कहें कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आवाम के नहीं बल्कि चाहने वालों के मुताबिक होना चाहिए। वो अपने आप को अजाब में डालने वाली बात है। नहीं भाई, मेरे चाहने वाले चाहते हैं, वो बोलते हैं ये कड़े उतार दो, हुलिया जो है वो बिल्कुल शरीफ लोगों वाला कर लो। मतलब मैं तो लफंगा लगता हूँ, मैं तो ऐसा लगता हूँ कि मतलब ये आदमी तो पता नहीं क्या क्या कुछ करके यहाँ पे बैठा हुआ है, पता नहीं अल्लाह जानता है क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया। बट थिंग इज़ कि अपेरेंटली अगर आप मुझे कहीं पे नामजद करें किसी भी मामले में तो कहेंगे ये तो शक्ल से ही ऐसा लगता है, इसके साथ तो ये होना चाहिए। बट ये मेरा लगेज है, इसे आपको बर्दाश्त करना होगा। ये सब चीज़ें जो हैं मतलब मैं इसके साथ इसलिए कंफर्टेबल हूँ कि ईजी टू मेंटेन है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक ऐसा आदमी जो कैमरे के आगे बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो लिखने वाला है, चाहे वो अदाकार है, कोई भी है, उसकी ज़िंदगी लोगों के लिए नहीं होती। जितना वो अदाकारी कर रहा है, जितना वो इंटरव्यू दे रहा है, उसमें वो जो कुछ कह रहा है, ठीक है, वो तो आपके लिए है। लेकिन अब कैमरे से हट के अगर वो कहीं पे बैठा हुआ है और उसने कोई ऑल फॉल बक दिया, उसकी रिकॉर्डिंग चल गई, उसकी कोई वीडियो चल गई, तो ऐसा नहीं है कि आप अवामी हैं और आप हर कदम पे मतलब बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं और आप उन पे पाँव रख के चलते रहें और ज़िंदगी अपनी अज़ाब कर दें। भाई अब ठीक है, फिर जिसने जो करना है वो कर ले, ये है। क्योंकि आप यू आर नो मोर सेफ। आपके हाथ में कैमरा है, आपके सामने मैं हूँ, आपके सामने कोई भी XYZ बंदा है और वो बहरहाल इतना अवामी है कि उसका एक फ़ेसबुक प्रोफाइल है। ठीक है, आपने उसको किसी भी वक्त रिकॉर्ड कर लिया और आपने उसको चला दिया।
इट्स ऑल अबाउट एतबार, आप किन लोगों में हैं और आप उन पे कितना एतबार कर रहे हैं। तो मैं अगर आप पे एतबार कर रहा हूँ और आप वो चला देते हैं तो यार भाई फिर चला दो, मतलब इसका तो हल यही है। मैं कितना कुल सिमट के बैठ जाऊँगा, कपड़े पहन के बैठा हुआ हूँ, महज़िब उसमें बैठा हुआ हूँ, ओके फ़ाइन। अब इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ जो है वो आपको तंग करती है तो उसमें फिर मेरा कसूर तो नहीं है। मतलब वो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें, वो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड ज़िंदगी है, ऑफ द कैमरा ज़िंदगी है। मेरे ख़्याल में तो हमें क़तई तौर पे किसी भी आदमी के जिसकी फ़ेस वैल्यू है कैमरे की वजह से, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को पब्लिक प्रॉपर्टी हरगिज़ नहीं समझना चाहिए। मतलब इट्स अ डिज़ास्टर। आप इसको कोई कहता नहीं है, और वो लोग क्लिंटन कभी क्यों बोलेगा कि मेरे साथ ये स्कैंडल क्यों जोड़ा गया, सिर्फ इसलिए कि मैं क्लिंटन था, वरना दफ्तरों में क्या क्या कुछ नहीं होता। अभी हमारे एक मोहतरम लीडर हैं, उनकी बेगम ने एक किताब लिख दी, वो उनकी आला ज़र्फ़ी है, मैं कहूँगा वो कभी उस मामले पे नहीं बोले। बट थिंग इज़ कि उनको कहना चाहिए कि यार मतलब ये क्या है। या अभी एक एंकर पर्सन, उनकी डेथ हो गई गरीब की, उनकी बेगम ने उनकी एक वीडियो या पता नहीं किसी ने वो चलाई, ठीक है। बात सिर्फ कहने का, और अच्छा लोग उसको देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बात ये कि यार ये वो बंदा नहीं है जो कैमरे के आगे है। आप कैमरे के आगे सिर्फ क्यों नहीं रहते, यानी आप उस फेस वैल्यू पे क्यों नहीं रहते कि जो वो आपको दे रहा है। आप उसकी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स में आपको क्यों दिलचस्पी है। मुझे अच्छा, अब ये है तो ह्यूमन नेचर, वॉयरिज्म यानी जासूसी करना, छुप के देखना, की होल में से झांकना, लोगों के कमरों में झांकना, अपनी खिड़की से लोगों के घरों में झांकना ऐन इंसानी फितरत है। चाहे आप इसे गुनाह कहें, चाहे आप इसे सवाब कहें, या चाहे आप इसे एक इंसानी तर्ज अमल कहें, लेकिन ये जो अमल है ये अब डिजिटल दौर में शुरू में ख़तरनाक है, बट लेट मी क्लियर दिस थिंग कि ये कुछ अरसे में एक नॉर्म बन जाएगा। आप लोग इतने आदी हो जाएंगे, आप कहेंगे ठीक है, ओके इसकी वीडियो आई है, अच्छा ठीक है, हाँ हम भी ऐसे ही हैं, ये सब कुछ हमारे साथ भी है। इसकी ऑडियो आई है, हाँ यही बातें हम लोग भी ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे होते हैं। आपने कभी गाली नहीं दी क्या? मतलब आपने दी होगी। तो वो कोई भी इतना पाक साफ़ नहीं होता। और थिंग इज़ कि इंसानी नस्ल इसी तरह चलती है कि आप पाक साफ़ नहीं होते। अगर आप बहुत ही मतलब नेक हों तो फिर तो आप कुछ करें ना, तो ना आप यहाँ बैठे हो ना मैं बैठा हूँ। ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट ग्रे एरियाज़, और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको तहरीक दिलाती हैं और फिर आप जल्द से जुलूस करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिली है और नफ़रत बराबर मिलती रहती है, लेकिन बात ये कि अगर आप सोशल मीडिया पे देखें ना तो ये दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। ज़ाती ज़िंदगी में मुझे शुक्र है कोई ऐसी नफ़रतें नहीं मिली कि मैं कहूँ कि हाय सच्चा प्यार नहीं मिला। मतलब इट वाज नॉट नेवर लाइक दैट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं नाकाबिल कबूल रहा, वो इट्स ओके। चाहे मतलब स्कूल में आपको बुली करते हैं, नौकरियों में भी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि उसको मैं तकिए भिगो दूँ रो रो के कि यार मेरे साथ हुआ। अच्छा, ऑनलाइन में जो है बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे मौजू पे बोलें कि जिस पे नहीं बोलना चाहिए, तो वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। और उसमें बात ये है कि वो कमेंट जब आते हैं तो आपकी पोस्ट को बूस्ट मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। और नेगेटिव पे ज़्यादा बूस्ट इसलिए होता है क्योंकि कमेंट दर कमेंट हो रहे, लोग बात कर रहे हैं, लोग उनको जवाब दे रहे हैं, और वो एक पूरा स्क्रिप्ट जो है वो लिखे हुए के नीचे आया हुआ होता है। तो अपनी लिमिट्स आप भी जानते हैं, अपनी लिमिट्स मैं भी जानता हूँ। उसके अंदर रहते हुए हर बंदा, हर लिखने वाला कोशिश ये करता है कि कोई ऐसी चीज़ लिखी जाए कि जो प्री इस्टेब्लिश्ड ख़यालात को चैलेंज करे, या कम से कम उनसे मुतालिक कोई नए सवाल दिमाग में उठाए कि यार लिखने वाला ये समझे कि उस्ताद अगर ऐसा होता तो कैसा होता। और अगर आप इसमें कामयाब हैं कि ठीक है, वो वहाँ पे तो आपको उसने फिटकार दिया कमेंट करने वाले ने, लेकिन उसके दिमाग में सवाल रह गया कि यार एक चक्कर ये भी हो सकता था, मतलब गेम ऐसी नहीं है जो हम सोच रहे थे। तो इससे बड़ी आपकी कोई कामयाबी नहीं है। ज़िंदगी मेरे ख़्याल में बहुत छोटी है, और अगर हम इसके फ़लसफ़ों पे गौर करें
तो हम बड़ा फंस जाते हैं। आपने सवाल किया कि मेरी डिजिटल ज़िंदगी है और रहना मैं 60-70 साल पहले के हालात में चाहता हूँ, ऐसा है, 100% ऐसा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस हकीकत को एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई मैं इसी दौर में हूँ और यहीं रहते रहते मुझे वो माहौल बनाना है कि जिसमें मुझे वो सब कुछ मिल जाए कि जो मैं चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है मैं 60-70 साल पहले पैदा नहीं हो सका, मैं अभी हूँ, मैं रोज़ी कमा रहा हूँ इसी सब डिजिटल से और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजर रही है। तो अब इनफैक्ट ये हमारे हाथ में है कि हम किस चीज़ से कब जान छुड़ाएं, लेकिन हम मजबूर होते हैं। तो खुदा कभी ऐसी मजबूरी ना दे, लेकिन उमूमन ये होता है कि घर आके मोबाइल साइलेंट करके मैं आराम से बैठा होता हूँ। मतलब ये कि जो काम करना है वो करूँगा, चाहे मैं नेटफ्लिक्स ही देख रहा हूँ, लेकिन मोबाइल साइलेंट होगा तो आपको कोई उसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मेरा जो ज़ाती मसला है जिसका मुझे सामना, वो ये कि नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं अगर डेस्कटॉप पे बैठा हुआ दफ्तर का काम कर रहा हूँ तब भी मैं नोटिफिकेशन ऑफ रखता हूँ। उसकी वजह ये कि हर कोई मल्टीटास्कर नहीं होता। आप हो सकते हैं मल्टीटास्किंग, आप कर सकते हैं, कोई और कर सकता है। मेरा जो ख्याल है, जो मुझे लगता है वो ये कि मेरी तवज्जो भटक जाती है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हाँ, हर 5 मिनट बाद मैं, जैसे मुर्गा कभी दाना चुग रहा है ना, यूं 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 एक जगह कर रहा है, 5 मिनट बाद इधर जाके एक चोंच मारेगा, चेक करेगा, फिर आ जाएगा वापस, ऐसे ऐसे शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज़, इतनी डिस्ट्रैक्शन जो है वो काबिल कबूल है कि मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं गया उस खिड़की में झाँका, कोई पैगाम नहीं है, फ़ाइन, मैं आके अपना काम करें। लेकिन वो खुद से एक नोटिफिकेशन आके मुझे कहे कि भाई ये मसला है, वो जो है उतना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं काम अपना कर रहा हूँ और तुम्हारी घंटी बज रही है, मतलब ये तो नहीं होगा ना। तो उसको मैंने इस तरह मैनेज किया हुआ है कि आई कीप देम साइलेंट, और ज़रूरी वाला जो सिम वाला फ़ोन है उसकी घंटी कभी कभी ऑन होती है, वरना ये कि बस ठीक है। और हर 10 मिनट बाद हम लोग वैसे भी देखते हैं। मतलब आप देखें, बात ये कि या तो ये होता ना, अब ये चूंकि है आपकी ज़िंदगी में शामिल है, कुछ नहीं तो आपने कुछ लिखना है, मौसम देखना है, गूगल पे कोई लफ्ज़ ढूंढना है। पहले डिक्शनरी होती थी, आपको जाके निकालनी है, फिर आपको इंडेक्सिंग उसकी आनी चाहिए, पूरा तरीका डिक्शनरी कैसे देख। अभी आपको सिर्फ गूगल करना है, लेकिन उसके लिए फिर आप मोबाइल पे जा रहे हैं। नहा नहीं रहे आप मोबाइल में, बाकी तो सारे काम आप वहीं पे कर रहे हैं। तो उसके लिए वो एक लाजिम मलजूम चीज़ है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल कबूल करता हूँ और मैं फ़ना फिल मोबाइल हूँ, लेकिन मैं उससे बच इस तरह जाता हूँ कि मैं नोटिफिकेशंस ऑफ़ रखता हूँ, और जब मेरा दिल करता है मैं फ़ोन को मतलब पीछे कर देता हूँ। फ़ाइन, अभी नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगे तो तुम्हें ले आएंगे। ये आपका बहुत मज़े का सवाल है। मर्द मुश्किल में है असल में। मैं आपको बताऊँ, अभी हम बात कर रहे थे रिवर्स वाले मामलात की, रिवर्स रेसिज्म, रिवर्स जेंडरिज्म या रिवर्स थिंग्स, ये भी थेरी एक नई। तो असल में किस्सा ये है कि मर्द कुछ भी करे वो सब पहले से मर्दों ने किया हुआ होता है। ये एक आप इस मसले की अहमियत को समझिएगा। आपने कोई गलती कर दी, अब आप सॉरी कर रहे हैं किसी दोस्त से, अपने बच्चे से या किसी बड़े से, तो वो ये तो सब करते हैं। अच्छा, आपने रोज़गार में आपको नाकामी हो गई और आप नहीं, बेकार हैं, वो भी सब मर्द होते हैं। अच्छा, आप कामयाब हो गए, आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपके घर वाले बहुत अच्छा खा रहे हैं, वो तो सब बाप करते हैं। अच्छा, आप मतलब आप लड़ते लड़ते मर गए, मरते भी सब हैं ऑफ कोर्स। मतलब ये कि आपकी मौत जो थी वो आपके लड़ाई की वजह से हो गई तो आप मर गए, वो भी नॉर्मल चीज़ है। तो मर्दों को मेन स्ट्रीम में रहने के लिए कोई हैशटैग अब नहीं दिया जाता। हर चीज़ नॉर्मल होती है और हर चीज़ जो है वो लोगों के लिए पुरानी होती है। मतलब इवन ये कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आप देखें कि बॉयफ्रेंड जो भी कर ले, तारे भी तोड़ के ले आए, तो तारे तो टूटते हैं भाई, वो तो हर कहानी में हीरो ने तारे तोड़े होते हैं। तुमने क्या नया किया? वो लतीफ़ा जो है कि वो उड़ के दिखाता है तो वो बोलती है तुम टेढ़ा उड़ते हो, है मतलब ये कि तुम हर काम टेढ़ा कर रहे हो, उसमें अब क्या हो सकता है। तो मर्दों के लिए डेफिनेटली ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन उन मर्दों के लिए कि जो सेन एनफ हैं या जिनके दिमाग में कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं, आम मर्द के लिए ज़िंदगी बहुत अच्छी है।
वो मर्द जो मौजूदा दौर के नज़रियात से मुताबिकत नहीं रखता, इनको फॉलो नहीं करता, जिसका दिमाग इस किस्म की लग़वियात से पाक है, वो मर्द अभी भी बहुत कंफर्टेबल है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सवाल आपका मुझसे है कि मर्द मुश्किल में है, हम जैसे मर्द मुश्किल में। वो क्यों मुश्किल में है? क्योंकि हमें हर चीज़ अपनी ऑब्जेक्शनेबल लगती है। हमें ये ऑब्जेक्शनेबल लगता है कि हमारे इवन जो कपड़े हैं अब वो भी हम पहनते हुए ये सोच रहे होते हैं कि यार मतलब इसमें भी कोई ऐसा हम मैसेज ना दे रहे हों कि जो अगले को गलत कम्युनिकेट हो जाए। एक मुझे अभी कल उस्मान भाई बता रहे थे कि वो किधर थे, किस मुल्क में, तो वहाँ उनको पता लगा कि वो पैंट के पांचे उलट के घूम रहे थे, तो उन्हें किसी ने बोला कि यार तुम बाकी तो तुम सब बिल्कुल नॉर्मल लगते हो, तुम क्या गे हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो गे नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत शदीद गंदा वाला स्ट्रेट हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। तो तुमने पैंट के पांचे क्यों चढ़ाए हुए? तो पैंट के जो पांचे फोल्ड करना है वो भी बाज़ कल्चर्स में मतलब ये होने की निशानी है। तो इसी तरह इन जनरल मतलब मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं। मैं अगर मूंछ पे हाथ रख के बैठा हूँ किसी भी गुफ्तगू के दौरान, तो ये एक खालिस मर्दाना एक ऐसा जेस्चर समझा जाएगा कि जो आप वो कहें कि वो बहुत ज़्यादा मेल शेवनिज़म का शिकार है और उससे मर्दाना, या मैं अब मेरी मजबूरी है उस चीज़ को मैं बड़ा फील भी करता हूँ। मैं बैठे बैठे ज़्यादा देर सीधा नहीं बैठ सकता, या आपने मेरा इम्तहान लिया, अदरवाइज़ मैं यूँ होता हूँ और टांगें भी मेरी खुली होती हैं, जिसे आप मैन स्प्रेडिंग बोलते हैं, वो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ मैं वो ना करूँ, मैं थोड़ा सिमट के बैठूँ कि भाई अब वो जदीद तकाज़े जो हैं वो ये हैं कि आप यूँ बैठें और आप इत्मीनान से बैठें और मैन स्प्रेडिंग भी आप ना कहें कि वो बहरहाल वो चीज़ भी अगले बंदे को एग्रेसिव करती है। तो आपको काबिल कबूल होने के लिए जो कुछ करना पड़ता है उससे ऑफ कोर्स आप अपना एक वाइल्ड इंस्टिंक्ट दबा के एक महज़्ज़ब सॉफ्ट बन के बात करते हैं, लेकिन अंदर वो सब चीज़ें फिर आपको और रिएक्शंस को जन्म देती हैं उन मर्दों के लिए जिनके मसले आपके और मेरे वाले हैं। मैं आपको अगेन वही बात कर रहा हूँ, जो एक आम बच्चा है वो बहुत अच्छा पल रहा है और बेहतरीन जा रहा है, उसकी जाने भला के कहाँ पे क्या हो रहा है और उसको कोई मसले वसले बिल्कुल भी नहीं है, वो फिट है। हम लोगों को भी मैट्रिक तक नहीं होते थे, हम सेट थे। ये बाद में हमने पढ़ाई ने ख़राब किया, हमें सोसाइटी ने सिखा के ख़राब किया। ये तो अब वो हैं जो आप और मैं बैठ के कह रहे हैं मर्द मुश्किल में है, ऐसा वैसा मुश्किल में नहीं है। वो बस वही मुश्किल में है कि जो जानता है कि मुश्किल है। यार अगर मुझे मौका मिले कि मतलब मुझसे पूछ के मुझे पैदा किया जाए, तो मैं इन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस के साथ 1950 या 60 में पैदा होना पसंद करूँगा, इसी घर में और इसी माहौल में, इसी सब कुछ में। और लेकिन ये कि उस वक्त मेरे पास इतनी कैपेसिटी हो बड़े होकर कि मैं एक वॉक्सवैगन कैंपर ले लूँ, और वो जो हाईएस्ट जैसी गाड़ी होती है जिसमें आप घर बार सब सेट करके और आप आराम से घूम सकते हैं दुनिया। और मैं एक हिप्पी होना पसंद करता यकीनी तौर पे। और चूँकि अब घूमने का शौक़ मुझे है, लेकिन ये जो जहाज़ों के सफ़र हैं और एयरपोर्ट की तवील लाइंस हैं और वीज़े का प्रोसेस है, ये सब तकलीफ़देह है, बहुत पैथेटिक है। मतलब मुझे कई बार मौक़े मिले और बहुत ही कम मैंने उनको इस्तेमाल किया। उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि ये सब जो दफ्तरी कार्रवाइयाँ हैं मैं ये अपने से नहीं होती। और फिर ये कि वो जहाज़ में उड़ के जाना भी यार कोई जाना होता है। मतलब इफ़ यू आर गेटिंग माई आई एम क्वाइट सॉर्ट ऑफ अ ट्रेन पर्सन। और ट्रेन भी वो जो क्लासिकल रेलवे लाइन जो हमारी है या जो भारत में है वो रेलवे, गोरों की बिछाई हुई रेलवे, ये नहीं ये जो बुलेट ट्रेन है ये तो खिलौने हैं। मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे आपने कोई नई स्पोर्ट्स गाड़ी ले ली, ये शशकें। जो ग्रैंजर था सफ़र करने का वो उन पुरानी गाड़ियों में था, उन पुरानी ट्रेनों में था और उन पुराने ऑफ कोर्स वक्तों में था। जहाज़ वहाज़ ने आके चीज़ें तबाह की हैं, तेज़ की हैं। मतलब ठीक है सहूलत अपनी जगह पे है और ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि जहाज़ हो ही ना, आप सफ़र ना करें, बड़ा ज़रूरी है। मेरी बहन अमेरिका बैठी है, वो बेचारी जहाज़ से आते आते भी उसको 1.5-2 दिन लग जाते हैं। जहाज़ ज़रूरत है, नेसेसिटी है, लेकिन इसने सफ़र को और इन सब चीज़ों को बड़ा तेज़ कर दिया है और ज़िंदगी पहले ही तेज़ है। तो मकसद ये है कहने का कि
और किसी चीज़ से मुझे कोई मसला नहीं है, बस मैं इतना पहले पैदा होता और ये कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं घूमना फिरना अफोर्ड कर सकता, तो मैं आराम से हिप्पियों में किसी गाड़ी वाड़ी में जाके और मैं सेट हो जाता, मैं घूमता घामता। और ये होता कि हाँ, एक चीज़ मैं और ज़रूर करता कि मैं गाड़ियों का काम सीखता अर्ली एज में। मतलब ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन साथ में बजाय बहुत सारे शौक़ पालने के वाहिद शौक़ मैं ये पालता कि मुझे मैकेनिकपन आता होता बाइक का या गाड़ी का, और मैं पूरा इंजन खोल के जब मैं बंद करता तो पुर्ज़े फालतू ना होते, मतलब हर पुर्ज़ा अपनी जगह पे होता, ये काम मुझे करना आता होता। तो इस तरह की चीज़ें अगर होती तो इससे बेहतर कुछ मज़े की चीज़ मुझे नहीं लगती। मतलब ये कि उस दौर में अगर आपके पास फोकस्ड रहने के मौके बेतहाशा थे और आपके पास बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात को बिखरा लेने, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, अब आप ये नहीं है कि ये मैं कोई ट्रेजेडी नावल का डायलॉग बोल रहा हूँ कि हसनैन जमाल टुकड़े टुकड़े बिखरा पड़ा है, ऐसा नहीं है। थिंग इज़ कि हसनैन जमाल अभी भी फोकस नहीं कर पाता बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन ये कि हसनैन जमाल जो है वो अगर कुछ एक चीज़ होता तो वो यही सोचता है कि यार वो हिप्पी होता, वो ज़िंदगी रज के ज़ाया करता और उसके पास वही गाड़ी अफोर्ड करने के हालात होते और सफ़र करने जितने वसाइल होते, और वो एक बिल्कुल गुमनाम सा ऐसा हिप्पी होता जिसने सही ज़िंदगी का मज़ा आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ट्रैवलर, आई जस्ट हेट इट। आप गए एक ट्रैवल ग्रुप के साथ, आप 3 दिन के लिए गए हैं, नाश्ता यहाँ है, खाना वहाँ है, दोपहर का खाना वहाँ है, रात का वहाँ है, आखिरी रात को बोन फायर है, लानत है भाई। मतलब ये कोई सफ़र है? ये सफ़र नहीं, ये तो ड्यूटी है। आप जिस सफ़र में अलार्म के ऊपर उठ रहे हैं वो लेजर तो है ही नहीं, वो आप अलार्म पे तो आप रोज़ उठ रहे हैं, आप सफ़र में भी अलार्म पे उठ रहे हैं कि भाई वो बड़े मियाँ ने कहा है कि बेटा अब आपका सफ़र यहाँ से यहाँ तक इस टाइम में होगा। ये तो कोई तरीक़ा ही नहीं है। सफ़र मीन्स या सयाहत मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम करें, आप ये कोई मर्ज़ी नहीं है, मतलब अब तो मर्ज़ी ही नहीं रही ना। कितनी मर्ज़ी हो सकती है? मैं 15 दिन की छुट्टी ले लूँगा, ओके, 15 दिन की छुट्टी के दौरान भी मोबाइल मेरे पास है, ये सब चीज़ें मुसलसल मुझे सबसे जोड़े में, आई लव इट, सबसे जुड़ना अच्छी बात है। लेकिन वो जो एक सफ़र होते थे, अब मेरे वालिद साहब अमेरिका जाते, वो उन्होंने माशाल्लाह दुनिया घूमी है, 35-36 मुल्क देखे हैं और बार बार देखे हैं। वो PIA में से रिटायर हुए और उन्हें माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत घूमने का मौका मिला। वो जाते थे 3-3 हफ़्ते ख़त नहीं थे आते। एक बार लिटरली हम लोग बहुत परेशान थे, मुझे याद है महीने बाद उनका ख़त आया था अमेरिका से कि मैं बिल्कुल, मतलब मैं यहाँ हूँ, फ़लाँ काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ख़त क्यों नहीं आया वो पता लगा डाक का डिले था। डाक तो आज भी वैसी ही है, पाकिस्तान पोस्ट जैसी उस ज़माने में थी, तो उस ज़माने में हमारा उस पर इन्हिसार ज़्यादा था, बस ये फ़र्क। किस्सा मुख्तसर ये है कि वो दौर था यार, मतलब वो कि अब्बू की खिंची हुई तस्वीरों से हमें ये पता लगता था कि हाँ अब्बू यहाँ हैं, बाकी अब्बू कहाँ हैं वी हैव नो आइडिया। अभी अब्बू कहाँ हैं वो पूरे मोहल्ले को पता है, अभी अब्बू कहाँ हैं। मतलब ये कौन सी ज़िंदगी है, ये कौन सा एंजॉयमेंट है, ये कौन सा सफ़र है। तो ये होता तो बड़ा मज़ा आता। मेरे परदादा, आपने पूछा कि मुझे अपने दादा या परदादा का नाम आता है, बिल्कुल मेरे परदादा का नाम जो था वो हुसैन बख्श था, और जो दादा हैं उनका नाम यासीन सिद्दीकी था, और जो मेरे वालिद हैं ऑफ कोर्स उनका तो खैर वालिद का तो नाम सभी को आता होता है, तो वो भी इसलिए आता है कि कोई ये नहीं कि मैं शजरे याद करने का एक्सपर्ट हूँ। अब मुझे परदादा का नाम फिर आपने कहा और मुझे दिमाग में गड़बड़ हो गया, 1 मिनट मुझे सोचने दीजिए। वो इस वजह से कि एक बायोग्राफ़ी है दादा की लिखी हुई, एक पूरी ज़िंदगी की उनके वाक़े हैं जो कि 1944 तक के हैं। तो उस बायोग्राफ़ी में परदादा का नाम बार बार मौजूद है। अब वो समथिंग बख्श करके है, मुझे वो सही याद आ नहीं रहा, लेकिन ये कि जिन दिनों मैं उस किताब की प्रूफिंग कर रहा था, मतलब वो ज़िंदगी में कभी आने वाले प्रोजेक्ट्स में से है, वो मैंने टाइप वाइप करा के रखी हुई है। तो वो दादा की पर्सनल बायोग्राफ़ी थी, उसमें से ज़ाहिर बात है कुछ एडिट करना था, कुछ सेंसर करना था, कुछ चीज़ें निकालनी थी, कुछ चीज़ों को जोड़ना था, वो सब करके मैंने रखा है। वो प्रोजेक्ट कभी आएगा
बट उसमें सब तफ़सीलात हैं। मेरे दादा बहुत कम उम्र के थे कि जब परदादा की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी का सामना किया, वो सब चीज़ें उसमें हैं। और ही वॉज़ वेल वर्स्ड विद उर्दू, तो उन्होंने उर्दू में ही लिखी, और उर्दू ऐन ऐसी है कि जैसी आज हम लिख रहे हैं, मतलब आसान उर्दू में थी और बड़ी दिलचस्प थी। दादा फ़ारसी में भी लिखते थे डायरी, बाद की उम्र में उनको फ़ारसी का शौक़ हुआ, लेकिन उर्दू जो है वो पहले वो उर्दू के ही शौकीन थे। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें जो है वो परदादा के बारे में काफ़ी कुछ है। उंगली पकड़ के कामयाबी दिलाने वाले जो मेंटोर जिनका आपने बात की, मतलब इस मामले में आप यूँ समझिए कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो हर उंगली पकड़ने वाले के साथ न सिर्फ चल पड़ता है बल्कि उसको याद भी रखता है, और वो ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी में अगर उसने कुछ सीखा है तो उसमें इस उंगली पकड़ाने वाले का हिस्सा है। तो उसमें मेरे घर से शुरू करके और मेरे मौजूदा जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ उन लोगों तक हर बंदा मेंटोर है। और ये मैं दिल से समझता हूँ, इस वजह से कि अब मैं मतलब आपको बिल्कुल एक आम सी बात, यूनुस बिल्लू साहब मेरे उस वक्त बॉस थे 2001 से लेके 10 तक। वो कंपनी के डायरेक्टर थे मैं जहाँ काम करता था। बिल्लू साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब वो एक सेल्स की नौकरी थी फार्मास्यूटिकल्स में, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब आम बंदा, आम आज का नौजवान नौकरी करेगा, मतलब और क्या करेगा, लेकिन ये कि उनके रहने के तरीक़े, लोगों से उनके डील करने के तरीक़े, जब वो कभी मूड में होते थे तो जो गपशप करते थे उसमें जो उनका पर्सपेक्टिव ज़िंदगी के बारे में था, लोगों को डील करने के बारे में था, बहुत कुछ सीखा। तो इसी तरह बेतहाशा लोग हैं। मतलब मैं आपको वही दोबारा अर्ज़ करूँगा कि घर वालों से लेकर और मौजूदा नौकरी में मैं जिन लोगों के साथ हूँ उन लोगों तक हर बंदा मतलब उसमें कसूरवार है या आप कहिए कि वो मेरा मेंटोर है। लिखने वालों के साथ उनकी फैमिलीज़ कंफर्टेबल नहीं होती, या आपने सवाल किया है। अच्छा, मैंने वो घर भी देखे हैं कि जिसमें मियाँ बीवी दोनों लिखने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो पेयर होते हैं वो यूटोपियन, यानी एक ऐसी खलाई दुनिया में चले जाते हैं कि जहाँ पे सब्ज़ी वाले का वजूद नहीं होता। वो अगर सब्ज़ी लेने निकलेंगे भी तो वो अपनी खालिस गाड़ी उर्दू में उससे सब्ज़ी मांगेंगे, और सब्ज़ी वाला उन्हें समझेगा कि इसके माथे पे लिखा हुआ है कि मतलब इसको तो सही रेट लगाने हैं। तो वो मतलब मकसद कहने का ये कि ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ और मतलब लिखने वाला आदमी, ज़ाहिर बात है काफ़ी हद तक जो है फैमिली के लिए एक हार्ड पिल होता है, मतलब हार्ड नट होता है। तो अगर मैं दुनिया में वापस आता हूँ तो भाई वो इन्हीं लोगों की वजह से आता हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं कोई खला में रहता हूँ, नहीं है। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू माई ओन वर्ल्ड, लेकिन जो माई ओन वर्ल्ड है उसमें जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ज़ाहिर बात है वो घर की जिम्मेदारियाँ लेके आती हैं। और अगर जो स्पाउस है या जो बच्चा है वो सारा घर एक ही रुख पे हो तो वो तो खप्तियों का घर होगा उस्ताद। वो मतलब दिस कि एक बंदा कुछ और कर रहा है, एक बंदा कुछ और कर रहा है, एक बंदा कुछ और कर रहा है, यही चीज़ ज़िंदगी से आपको जोड़े रखती है। मतलब आपको 3 पर्सपेक्टिव एक ही घर में मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ये खुशनसीबी है और ऐसा होना ही चाहिए। आपको मैं बताऊं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ मेरा डायलॉग हो रहा होता है। पहली शर्त तो ये होती है कि 1 to 1 हो, मतलब भी कि जहाँ 3 और 1 वाला मुकाबला होगा वहाँ आप मुझे बिल्कुल समझें कि मैं गुम हो जाऊँगा। वो इस वजह से कि ज़ाहिर बात है 3 बंदे बोलने वाले हैं, वो मोहतरम है, उनके पास बहुत कुछ कहने का है। और दूसरा भी ये कि मैं सुनने वाला ज़्यादा बेहतर अपने आप को महसूस करता हूँ बनिस्बत बोलने वाले के। तो आपके साथ पूछा कि आपने तजुर्बा कैसा रहा इस सारी गुफ्तगू का, तो आप यकीन कीजिए कि ये ऐसी थी कि मैं बोल बोल के फवा हलकान हो चुका हूँ लिटरली। मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ से मरी तक का सफ़र गुफ्तगू में तय किया है, मतलब इतने किलोमीटर बोल गया हूँ मैं। तो इट वाज लाइक आप पूछते गए, मैं बोलता गया, तो मैं गुफ्तगू करके पहाड़ी सफ़र तय करके अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ। दैट इज़ इट। बहुत अच्छा था।